वहीं कमरा नंबर 3012 में विक्रम ने आदित्य सिंह की लाश में तब्दील हो चुकी बॉडी को बिस्तर से अब तक उतार लिया होता है और शालिनी को कमरे के अंदर एंटर करता हुआ देखकर विक्रम उससे कहता है, जल्दी करो और दरवाजा अंदर से लॉक कर दो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। और हाँ, मेरी बात ध्यान से और कान खोलकर सुन लो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी दरवाजा कितनी भी जोर से क्यों ना खटखटाए, तुम ये दरवाजा हरगिज मत खोलना, नहीं तो उसका हश्र तुम भी यहां देख सकती हो कि क्या हो सकता है तुम्हारा अंजाम। अंजाम शब्द को कहते हुए विक्रम ने कुछ ज्यादा ही दबाव देकर कहा, जिसकी वजह से शालिनी के पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। विक्रम की बात सुनने के बाद शालिनी ने दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी लगा दिया, जिससे कोई भी उन्हें परेशान न करे। और फिर वहीं विक्रम आदित्य सिंह की बॉडी को बड़ी ही बेरहमी के साथ घसीटता हुआ बाथरूम की तरफ ले जाने लगता है और बाथरूम में एक किनारे आदित्य की बॉडी को जोर से पटक देता है, क्योंकि आदित्य की जान तो पहले ही जा चुकी है। और फिर विक्रम वही तेज धार नाइफ उठाता है, जिसे शायद कारीगर ने बनाया तो किसी और चीज को काटने के लिए था। आदित्य सिंह की बाथरूम में पड़ी बॉडी और बुचर नाइफ का विक्रम रावत के हाथों में होना इस बात की पूरी गवाही दे रहा है कि आगे कुछ बहुत ही खतरनाक मंजर नजर आने वाला है। विशाल और दिव्या भी बुचर नाइफ को देखकर हैरत में आ जाते हैं, क्योंकि जितनी बेरहमी से विक्रम रावत ने आदित्य का खून किया था, उसके लिए बुचर नाइफ का इस्तेमाल कुछ और हैरत अंगेज करने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। और फिर अगले ही पल तेज धार बुचर नाइफ विक्रम की आंखों में चमक उठता है और अगले ही पल खच्च की पहली आवाज के साथ सफेद बाथरूम के टाइल्स पर खून के धब्बे छिटकते ही चले जाते हैं। आखिर में विशाल और दिव्या को जो डर था वही हुआ, क्योंकि विक्रम इस लम्हे में जैसे बिल्कुल एक कसाई की तरह नजर आ रहा है और इस काम को करते हुए, अंजाम देते हुए उसके हाथ जरा सा भी कांप नहीं रहे हैं। और उसी के साथ खच खच की आवाज उस बाथरूम में काफी देर तक गूंजती चली जाती है, जैसे कि विक्रम की आंखें और उसका जिस्म बिल्कुल पत्थर का बना है। वो उस तेज धार बुचर नाइफ से आदित्य सिंह की बॉडी के कई टुकड़े करता चला जाता है। इतनी बेरहमी विक्रम के अंदर बसी हुई है, ये किसी भी आम इंसान को बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मंजर अपनी आंखों से देखना भी आसान नहीं है। शालिनी ये सब अपनी आंखों से देख नहीं पाती है और मीतली आने की वजह से वहीं फ्लोर पर खड़े खड़े वो उल्टी कर देती है। वहीं बाथरूम में तो जैसे खून का सैलाब नजर आ रहा है, हर तरफ खून ही खून, लाल गाढ़ा खून, जैसे ये जगह बाथरूम न होकर कोई कसाई खाना हो। और विक्रम के बॉडी पर भी खून के धब्बे ही धब्बे नजर आ रहे हैं। अब तक उसका पूरा का पूरा चेहरा खून से नहा चुका है। आदित्य के बॉडी के बेरहमी से कई सारे टुकड़े करने के दौरान उसकी बॉडी की कई आंतड़ियां और किडनी वगैरह भी जमीन पर गिरकर सिर्फ आदित्य की मजबूरी का हाले बयां कर रहे हैं। और ये विभत्स और हैरान करने वाला नजारा देखकर शालिनी तो क्या, किसी आदमी को भी उल्टी आ सकती है। और फिर आदित्य के पूरी बॉडी के कई दर्जन टुकड़े करने के बाद एक सफेद रुमाल से अपना चेहरा पोंछते हुए विक्रम शालिनी से कहता है, हमें इस बास्टर्ड के इन बॉडी पार्ट्स को हाइड आउट करना होगा, कहीं ठिकाने लगाना होगा हमें इसे, ताकि किसी को भी मालूम ना चल सके कि हमने क्या किया है इसके साथ। विशाल अपनी फटी फटी आंखों से बाथरूम के अंदर का नजारा देख रहा है। इस लम्हे में वो जगह इतनी ज्यादा डरावनी नजर आ रही है कि वो दहशत में अपनी आंखें बंद कर लेता है। और दिव्या की भी कुछ ऐसी ही हालत है, वो बुरे तरीके से कांप रही है। वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पा रही है, जैसे कि उसकी जुबान तालू से चिपक गई हो। और वहीं आदित्य के हर एक बॉडी पार्ट को हाथ, पैर, सर, गर्दन
और भी कई कई हिस्सों को अलग अलग काली प्लास्टिक की पॉलीथिन में डाल दिया गया और फिर पॉलीथिन को एक जगह पर इकट्ठा करके अब एक एक कर विक्रम सारे सबूत मिटाने लगता है। सबसे पहले विक्रम अपने खून से सने हुए कपड़ों को आदित्य के अलमारी में मौजूद कपड़ों से बदल देता है और फिर बिस्तर को बदलता है जहां पर आदित्य की मौत को अंजाम दिया गया था। बिस्तर पर मौजूद खून का एक एक कतरा मिटा देता है। फिर सफेद संगमरमर का फ्लोर जहां से विक्रम आदित्य की बॉडी को घसीट कर ले गया था और फिर बाथरूम में मौजूद खून के एक एक कतरे को बहा दिया जाता है। विक्रम वहां एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ता जहां से ये पता चल सके कि इसी कमरे में बॉलीवुड के फेमस एक्टर आदित्य सिंह की जान गई और उसकी लाश को बेरहमी के साथ अलग अलग कई दर्जन टुकड़ों में काट दिया गया और फिर उन प्लास्टिक की थैलियों को जिसमें आदित्य सिंह की बॉडी पार्ट्स मौजूद हैं, उन्हें होटल के अलग अलग हिस्सों में जानबूझकर विक्रम और शालिनी ऐसी ऐसी जगह पर छुपा देते हैं जहां पर किसी की भी नजर ना जाए, चाहे वो छत का कोई हिस्सा हो या फिर होटल का एक स्टोर रूम या फिर ऐसा कमरा जहां पर कोई भी ना जाता हो। फिर उसी दिन आधी रात का समय देखकर विक्रम एक पॉलीथिन का बैग लेकर चुपचाप कमरे से बाहर निकलता है। इस वक्त होटल का स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स नींद की आगोश में ऊँग रहे हैं तो कुछ लोग अपनी ड्यूटी पर बैठे बैठे सो रहे हैं। मौका देखते ही विक्रम होटल के किचन में जाता है और वहां पर मौजूद बड़े बड़े फ्रीजर्स में रखे गए मीट के बीच आदित्य के शरीर के टुकड़ों को बारीक बारीक काटकर बाकी के मीट के साथ मिला देता है जिससे किसी को भी ये पता ना चल सके कि मीट के साथ आदित्य की बॉडी के पार्ट्स भी छिपे हुए हैं। और फिर बिना किसी को कुछ भी मालूम चले आदित्य की सारी बॉडी पार्ट्स को अच्छे से कुछ ही वक्त में ठिकाने लगा दिया जाता है। और आज शूटिंग का ऑफ डे होता है, इसलिए सुबह सुबह से ही शूटिंग को लेकर हुल्लड़बाजी भी नहीं होती है। सब लोग मजे से देर रात तक शराब के नशे में चूर थे, इसलिए सुबह के 10-11 बज जाने के बावजूद भी होटल का कोई भी क्रू मेंबर अपने अपने कमरों से बाहर ही नहीं निकलता है। सब लोग अपनी अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं दोपहर हो चुकी है और आदित्य सिंह कहीं भी किसी को भी नहीं मिल रहा है, जिस वजह से डायरेक्टर कौशिक घोष बेहद ही परेशान हो जाते हैं। वो न जाने कितनी ही बार आदित्य सिंह का नंबर डायल करके देख चुके हैं, लेकिन आदित्य का कॉल ही नहीं लग पा रहा है। वहीं बार बार फोन पर एक ही रिकॉर्डेड आवाज सुनाई देती है। The number you have dialed is currently not answering your call. Please try again later. वहीं आदित्य के कमरे में भी जाकर सारे के सारे क्रू मेंबर देख चुके हैं, लेकिन वहां भी आदित्य का कोई पता नहीं चल रहा। ये सब कुछ विशाल और दिव्या होटल राजमहल में एक एक करके फ्लैशबैक की तरह देखते जा रहे हैं। उन्हें सब कुछ मालूम है कि कातिल कौन है और कौन कौन इस कत्ल में शामिल है, यहां तक कि आदित्य सिंह की बॉडी के साथ क्या हुआ वो भी। लेकिन इस 7 साल पहले हो चुकी घटना को वे लोग जरा भी बदल नहीं सकते, क्योंकि पुरानी घटनाएं और बीता हुआ वक्त लाख कोशिशों के बावजूद भी बदला नहीं जा सकता। वहीं दोपहर 12 बजे कौशिक घोष ने शालिनी त्रिवेदी को बुलाकर पूछा, शालिनी, क्या आपने आदित्य को कहीं देखा? क्योंकि सुबह से उनका ना कॉल लग रहा है, ना ही उसकी कोई खबर मिल रही है। यहां तक कि उनकी वाइफ तक को नहीं पता कि आदित्य कहां है, और ना ही वो हमारे क्रू मेंबर में से किसी को कुछ बताकर गए हैं। कौशिक घोष की इन बातों पर शालिनी ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता, और बिल्कुल नेचुरल और सिंपल सा दिखते हुए उसने कहा, आई डोंट नो सर, एक्चुअली मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। वैसे भी पिछली रात वो मेरे कमरे में आए थे, वी बोथ शेयर्ड अ ड्रिंक। रात को तकरीबन 1-1:30 बजे वे अपने कमरे में लौट गए थे। इसके अलावा तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। वहीं आदित्य को मारने और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद
विक्रम रावत तब तक वहां से जा चुका था जैसे कि वो वहां कभी होटल राजमहल आया ही ना हो। और उसी तरह से शाम तक आदित्य सिंह का इंतजार करने और कई सारे कॉल करने के बावजूद भी जब आदित्य का कहीं से कुछ भी पता नहीं चल पाता, तब होटल राजमहल में पुलिस दाखिल होती है और होटल राजमहल में आदित्य के पूरे कमरे की तलाशी लेती है, लेकिन कुछ भी ऐसा बरामद नहीं होता जिससे ये पता चल सके कि आदित्य सिंह कहाँ गया है और उसके साथ क्या हुआ और आखिर वो किसी को क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल कर देखा जाता है, लेकिन एक तो रात का वक्त था और बेहद ही कम रोशनी कॉरिडोर में होने की वजह से कैमरे में कुछ भी साफ साफ रिकॉर्ड नहीं हो पाया होता है। तभी सीसीटीवी फुटेज देख रही एसीपी सिंह की आंखें एक वीडियो पर आकर अचानक से ठहर जाती है। इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक लंबे चौड़े कद काठी का आदमी कमरा नंबर 3012 की तरफ बढ़ रहा है और इसी वीडियो को देखने के बाद ही एसीपी सिंह की नजरें उस वीडियो को जूम इन करने को कहती हैं। ये आदमी कौन है? देखो, जरा जूम इन करो, शायद इसके बारे में कुछ पता चल जाए। लेकिन जूम इन करने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वीडियो में नजर आता ये आदमी हैट लगाए हुए पीछे की तरफ खड़ा है, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा और आगे रिकॉर्डिंग धीरे धीरे ब्लर होने लगती है और फिर वीडियो पूरी तरह से धुंधला पड़ जाता है, क्योंकि उस आदमी ने जानबूझकर कैमरे के सामने कोई कपड़ा रख दिया था। डैम! एसीपी सिंह जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये आदमी कौन था और क्या वाकई में आदित्य के मिसिंग होने में इसी का हाथ है? वहीं तब तक होटल राजमहल के बाहर पूरी मीडिया कवरेज होने लगी है और सारे न्यूज चैनलों और न्यूज़पेपर में सुपरस्टार आदित्य सिंह की मिसिंग को लेकर खलबली मच चुकी है और कुछ रिपोर्टर्स होटल राजमहल के अंदर दाखिल होने की कोशिश भी करते जा रहे हैं, लेकिन होटल के स्टाफ उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहे। कुछ मीडिया वाले आदित्य सिंह के वाइफ का इंटरव्यू भी लेने में मशरूफ है, लेकिन आदित्य सिंह के बारे में कहीं कोई भी खबर उन्हें हासिल नहीं हो पा रही होती। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों तक इस केस के बारे में जोर शोर से जांच पड़ताल चलती रहती है, लेकिन कहीं भी कुछ भी हासिल नहीं होता और ना ही आदित्य सिंह के बारे में किसी को कुछ भी पता चल पाता है। आखिर में पुलिस डिपार्टमेंट को कई हफ्तों तक जांच पड़ताल करने के बाद इस केस को बंद कर देना पड़ता है। वहीं ये सारी आप बीती जान लेने के बाद विशाल और दिव्या एक दूसरे की तरफ देख ही रहे होते हैं। तभी अचानक से उन्हें वही कटा हुआ हाथ कॉरिडोर पर नजर आता है, जो उनकी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा है और वो हाथ अचानक से बढ़ते हुए कमरा नंबर 3012 के सामने रुक जाता है। ये देखते ही विशाल और दिव्या अपने आप ही समझ जाते हैं कि उन्हें आगे आदित्य सिंह की आत्मा को ही मुक्ति दिलानी है। विशाल हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, मैं जान गया हूं कि आप कौन हैं और आपके साथ क्या हुआ था। इस पर वो हाथ अपनी उंगलियों को ऊपर नीचे करता है, जैसे कि उनकी बातों पर अपनी सहमति जता रहा हो। वहीं विशाल आगे कहता है, मैं आपकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। इतना कहते ही विशाल और दिव्या के साथ होटल राजमहल से बाहर चला जाता है, क्योंकि तब तक सुबह के 3:30 बज चुके हैं और होटल में फिर से एक बार आग लगनी शुरू हो चुकी है। वहीं वो हाथ इस बार उनके पीछे पीछे नहीं जाता, क्योंकि वो भी जान चुका है कि उसकी पूरी कहानी विशाल और दिव्या अच्छे से जान चुके हैं अब। वहीं जैसा कि ये आदित्य सिंह का एक मिसिंग केस था, इसलिए सुबह सुबह विशाल और दिव्या केस के बारे में आगे जांच पड़ताल करने के लिए पुराने न्यूज़पेपर एजेंसी पहुंच जाते हैं, ताकि वो केस के बारे में आगे डिटेल्स मालूम कर सके कि आदित्य सिंह के केस के ऑफिसर इंचार्ज कौन थे और 7 साल पहले कहां तक ये केस आगे जा पाया था। और न्यूज ऑफिस पहुंचकर विशाल और दिव्या सबसे पहले एडिटर रूम में पहुंच जाते हैं और एडिटर से कहते हैं,
हम पुराने मिसिंग केस के बारे में मालूम करने आए हैं, एक्टर आदित्य सिंह के केस के बारे में। ये केस 2015 में हुआ था, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। एडिटर उन्हें आराम से बिना किसी परेशानी के आगे परमिशन दे देता है और वे लोग न्यूज एजेंसी के एक स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर बड़े बड़े कार्डबोर्ड के पीसेस के अंदर पुराने न्यूज़पेपर मौजूद होते हैं। और विशाल और दिव्या आगे कई सारे न्यूज़पेपर के फाइल्स को खंगालते हुए आखिर में 2015 के न्यूज़पेपर को और पूरे इंसिडेंट को डिटेल में पढ़ने लगते हैं। विशाल न्यूज़पेपर को पढ़कर दिव्या को सुनाने लगता है। आदित्य सिंह का केस सिर्फ एक पेंडिंग केस ही है। आदित्य सिंह आज भी मिसिंग है। उसके साथ मर्डर हुआ या क्या हुआ कोई नहीं जानता, और पुलिस आज भी अभिनेता आदित्य सिंह को तलाश रही है। लेकिन विशाल और दिव्या को तो ये साफ साफ पता है कि आदित्य का मर्डर हुआ था, और उन्होंने तो ये आप बीती अपनी आंखों के सामने भी देखी हुई है। विशाल और दिव्या पूरे न्यूज़पेपर में ऑफिसर इंचार्ज का नाम तलाश रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी नाम दिखाई नहीं दे रहा होता। विशाल जैसे ही न्यूज़पेपर को नीचे रखता है, तभी उसे एक नाम दिखाई देता है, और विशाल एक बार फिर न्यूज़पेपर को उठाकर पढ़ने लगता है। ऑफिसर इंचार्ज का नाम रुद्र प्रताप सिंह है, और फिर ये उस आर्टिकल में पढ़े हुए नाम के हिसाब से पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के बारे में पता करते हुए महानगर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। विशाल पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है और एक सब इंस्पेक्टर से पूछने लगता है, हेलो सर, मेरा नाम विशाल है और ये है दिव्या, और हमें एसीपी रुद्र प्रताप सिंह जी से मिलना है। महानगर पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर इस सवाल पर विशाल और दिव्या दोनों को ऊपर से नीचे तक देखता है। एसीपी रुद्र प्रताप सिंह, विशाल जवाब देता है। जी सर। सब इंस्पेक्टर आगे पूछता है, क्या काम है? विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा, सर जी, वो एक केस के बारे में बात करनी थी उनसे। सब इंस्पेक्टर गुस्से में जवाब देता है, वो ना है, चल निकल यहाँ से। विशाल ने फिर कोशिश करते हुए कहा, प्लीज सर, बहुत जरूरी है, हमें उनसे होटल राजमहल के केस के बारे में बात करनी है। सब इंस्पेक्टर ये सुनकर और गुस्सा हो जाता है, चल निकल यहाँ से, बाहर निकल, सुनाई ना दे रहा, बाहर निकल यहाँ से। ये सुनकर विशाल और दिव्या बहुत हैरान हो जाते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा एक हवलदार उन्हें रोकते हुए पूछता है, एसीपी रुद्र प्रताप सिंह को ढूंढ रहे हो तुम दोनों? विशाल और दिव्या जल्दी से जवाब देते हैं, हाँ। हवलदार आगे बताता है, साहब ने नौकरी छोड़ दी है। दिव्या ने हैरान होते हुए कहा, क्या नौकरी छोड़ दी? हाँ, रुद्र साहब ने 4 साल पहले वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। ये सुनकर विशाल और दिव्या दोनों चौंक जाते हैं और आगे दिव्या उस हवलदार से पूछती है, अब वे कहाँ मिलेंगे? इस बात पर वो हवलदार जवाब देता है, वो तुम्हें मीना बार में मिलेंगे। विशाल ने हैरानी से पूछा, मीना बार? एक बड़े से बोर्ड पर मीना बार लिखा हुआ है, जिसके साथ एक डांसर भी बनी हुई है, और उस बोर्ड के नीचे विशाल और दिव्या खड़े होते हैं। दोनों दरवाजा खोलकर बार में दाखिल होते हैं। इस वक्त बहुत ही कम चहल पहल है, क्योंकि ये दिन का वक्त है। बार के अंदर हल्की लाल रोशनी है और धीमे धीमे म्यूजिक बज रहा है। अमूमन लोग रात के वक्त ही नशे में खुद को झोंक देते हैं, लेकिन एसीपी रुद्र प्रताप सिंह के लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं है। बार के अंदर दाखिल होते ही विशाल और दिव्या को शराब की महक आने लगती है। बार पूरी तरह से शांत है, वहां कोई भी हलचल नहीं है। तकरीबन 5-6 लोग वहां आसपास अलग अलग टेबल पर शराब लिए हुए बैठे हुए हैं। वहीं कुछ लोग आपस में बात करते हुए ताश भी खेल रहे हैं। इक्का दुक्का वेटर अपने गेस्ट को सर्व करते हुए इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल और दिव्या कुछ देर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक कोने में बैठा एक अकेला आदमी नजर आता है, जहां बहुत ही कम रोशनी है। पास ही बैठे एक आदमी से विशाल पूछता है, रुद्र प्रताप सिंह जी कहाँ हैं?
वो आदमी नशे की हालत में अपनी उंगली उठाकर कहता है, मैं हूं रुद्र प्रताप सिंह। विशाल और दिव्या उसे गौर से देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक कोने से आवाज आती है, कहो क्या काम है रुद्र प्रताप सिंह से? विशाल और दिव्या उस तरफ देखने लगते हैं। वहां बैठा आदमी अपने हाथ में गिलास पकड़े उनकी तरफ ही देख रहा होता है। विशाल और दिव्या उनके करीब जाते हैं। रुद्र प्रताप सिंह हमेशा की तरह एक कांच का गिलास पकड़े हुए कुछ सोच रहे हैं। उनकी उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच नजर आ रही है, लेकिन फिर भी उनके सर के सारे बाल स्लेटी रंग में रंगे सफेद नजर आ रहे हैं, जैसे कि अपने उम्र के पहले ही वो कुछ ज्यादा बूढ़े हो चुके हों। और चेहरे पर लंबी दाढ़ी नजर आ रही है और दाढ़ी भी पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी है। उनकी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे हैं, जैसे कि वो कई रातों से सोए ना हो। लेकिन इस वक्त भी वो एक हाथ में सिगार पकड़े हैं और एक से विस्की पी रहे हैं। तभी विशाल और दिव्या आगे बढ़ने लगते हैं और विशाल रुद्र प्रताप सिंह के चेयर के पास जाकर रुक जाता है। चाहे रुद्र प्रताप सिंह अब बूढ़े हो चुके हो, लेकिन अब भी उनकी पर्सनैलिटी दमदार है, जिसकी वजह से फेस टू फेस बात करने से विशाल थोड़ा झिझक रहा है। आगे विशाल रुद्र प्रताप सिंह से कहता है, सर मेरा नाम विशाल है और ये दिव्या है। रुद्र प्रताप सिंह अपने खाम ख्याली में डूबे रहते हैं। वो विशाल को उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देते। थोड़ी देर बाद विस्की का एक और घूंट लेकर रुद्र प्रताप सिंह विशाल की तरफ देखते हैं। वहीं विशाल आगे कह रहा होता है, सर हम आपसे केस के सिलसिले में कुछ बात करना चाहते हैं। ये सुनकर रुद्र प्रताप सिंह थोड़ा नाराज होते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस पर विशाल जवाब देता है, ऐसा मत कहिए सर, हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए एक्टर आदित्य सिंह के मर्डर के केस में। आदित्य सिंह का नाम सुनते ही रुद्र प्रताप सिंह शराब पीते पीते रुक जाते हैं और घूरकर विशाल की ओर देखने लगते हैं। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा होता है मानो बरसों पुरानी कोई याद उनको फिर से ठेस पहुंचाने आ गई हो। खुद को संभालते हुए रुद्र प्रताप सिंह कहते हैं, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहां से। ये सुनकर विशाल और दिव्या थोड़ा मायूस हो जाते हैं, लेकिन चुपचाप वहीं खड़े उन्हें देखते रहते हैं। उन दोनों को वहां से जाता हुआ ना पाकर रुद्र प्रताप सिंह बोलते हैं, अब खड़े क्यों हो यहाँ, जाओ यहां से। मैं तुम मीडिया वालों से कोई बात नहीं करना चाहता, अब तक यूं मेरे पीछे पड़े रहोगे तुम लोग। ये सुनकर दिव्या झट से बोलती है, सर हम मीडिया से नहीं हैं, हम तो होटल राजमहल से आए हैं। होटल राजमहल सुनते ही रुद्र प्रताप सिंह की आंखों में हैरानी तैरने लगती है। कुछ देर रुककर वो बोलते हैं, होटल राजमहल तो कब का जल गया है। विशाल इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, सर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने आदित्य सिंह के केस को बीच में ही क्यों बंद कर दिया। ये सुनकर रुद्र प्रताप सिंह की आंखें नम हो जाती हैं। विशाल रुद्र प्रताप सिंह की आंखों में आंसू देखकर चौंक जाता है। रुद्र प्रताप सिंह जवाब देते हैं, तुम जिस आदित्य सिंह की बात कर रहे हो वो आदित्य सिंह मेरा छोटा भाई था। ये सुनकर विशाल और दिव्या हक्का बक्का रह जाते हैं। क्या? वहीं रुद्र प्रताप सिंह आगे कहते हैं, ये पुलिस वाला अपने भाई का ही जब कुछ पता नहीं लगा पाया तो और किसी के लिए क्या करता, इसलिए मैंने अपनी पुलिस की वर्दी को भी उतार दिया। विशाल और दिव्या खामोश होकर गौर से उनकी बातें सुनते जा रहे होते हैं। वहीं रुद्र प्रताप सिंह विशाल से कहते हैं, मैं उसी बदनसीब आदित्य सिंह का बड़ा भाई हूं और मैं आज तक पता नहीं लगा पाया कि आदित्य के साथ क्या हुआ, कहाँ है मेरा भाई। अगर इस बात की है ये नौकरी
जब मैं अपने भाई की हिफाजत ही नहीं कर पाया। खाक में मिल जाए ऐसी नौकरी। इस बात पर रुद्र प्रताप सिंह को चौंकाते हुए विशाल कहता है, सर, आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हम जानते हैं कि आपके भाई के साथ क्या हुआ था। रुद्र प्रताप सिंह हैरान नजरों से विशाल की ओर देखने लगता है। दिव्या आगे बताती है, सर, आपके भाई का मर्डर हुआ था। मर्डर शब्द सुनते ही रुद्र प्रताप सिंह दोबारा से खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी साल पहले ही खुद को समझा दिया था कि उनका भाई मारा जा चुका है, लेकिन उसके बारे में वे खुद कभी पता नहीं लगा पाए थे। इसीलिए भी वे हार चुके थे अपनी जिंदगी से, अपने भाई को ना ढूंढ पाने की वजह से। वही विशाल आगे कहता है, और हम आपकी मदद से आदित्य सिंह के कातिल को पकड़वा सकते हैं। विशाल के इस बात पर रुद्र प्रताप सिंह कुछ सोचकर अपनी मजबूर हालात पर हंसते हैं, और हंसते हंसते ही नशे की झोंक में रुद्र प्रताप सिंह कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं, मैं बेवकूफ हूं? पूरे 4 साल मैंने खुद उस केस को इन्वेस्टिगेट किया था। मेरे भाई को लेकर एक छोटा सा क्लू तो छोड़ो, उसका एक रुमाल तक नहीं मिला था। इस पर विशाल अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहता है, सर, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सब पता चल जाएगा कि आपके भाई के साथ क्या हुआ था। बस आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए, एक बार हमारी बात पर भरोसा करके देख लीजिए, और यकीन मानिए अगर हमारी बात झूठी साबित हुई तो हम आपको सारी जिंदगी अपना चेहरा तक नहीं दिखाएंगे। इस बात पर रुद्र प्रताप सिंह कहते हैं, तुम दोनों आखिर चाहते क्या हो? विशाल कहता है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप आज रात 11 बजे के बाद होटल राजमहल चले आइए। आपको सब अपने आप मालूम चल जाएगा। इस पर रुद्र प्रताप सिंह कहते हैं, लेकिन होटल राजमहल तो तकरीबन 7 साल पहले ही जलकर खाक हो चुका है। इस पर दिव्या कहती है, नहीं सर, हमारी बात का यकीन कीजिए। आप बस रात 11 बजे होटल राजमहल आकर देखिए। हम झूठ नहीं कह रहे। अगर हमारी बात झूठी साबित हुई तो फिर हम आपसे कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। इतनी बात कहकर विशाल और दिव्या वहां से जाने लगते हैं। तभी विशाल पीछे मुड़कर कहता है, मैं जानता हूं कि आप किस दुख से गुजरे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई के कातिलों को उनके किए की सजा मिले तो होटल राजमहल आ जाइएगा। हम आपका वहीं इंतजार करेंगे। और सर, आप तो आपके पास एक वजह भी है अपने भाई आदित्य सिंह को इंसाफ दिलाने की। इतना कहकर विशाल और दिव्या दोनों वहां से चले जाते हैं, और वहीं रात 11 बजे होटल राजमहल में विशाल और दिव्या बेसब्री से रुद्र प्रताप सिंह का इंतजार कर रहे होते हैं। एक तरफ उन्हें लग रहा होता है कि रुद्र प्रताप सिंह अपने भाई के इंसाफ के लिए वहां जरूर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें रुद्र प्रताप सिंह की उन बातों को सुनकर ऐसा लग रहा होता है कि उन्होंने उनकी बातों का विश्वास ही नहीं किया होगा। लेकिन उन्हें अपने ख्याल पर यकीन तब आता है जब 11:30 बजे होटल राजमहल का दरवाजा खुलता है और रुद्र प्रताप सिंह खुद होटल राजमहल के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन वे इस वक्त भी नशे की हालत में हैं और हल्के हल्के लड़खड़ाते कदमों के साथ वे होटल के लॉबी में बढ़ते चले जाते हैं। उनके बूट्स की आवाज पूरे होटल में गूंजने लगती है और वो अपने एक हाथ से अपने सिगार को जला रहे होते हैं। पूरे होटल राजमहल में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होने लगता है और वहीं रुद्र प्रताप सिंह भी होटल राजमहल को खड़ा देखकर हैरान रह जाते हैं। बड़ी ही हैरानी से वो होटल को चारों तरफ से देखने लगते हैं। रुद्र प्रताप सिंह को वहां देखकर विशाल और दिव्या को बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं कि रुद्र प्रताप सिंह आज भी अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए उतने ही जज्बाती हैं जितना कि वो 7 साल पहले हुआ करते थे। नशे की हालत में होने के बावजूद भी रुद्र प्रताप सिंह उनसे और कोई बात किए बिना सीधे पूछते हैं,
मैं तुम लोगों की बातों पर यकीन करने नहीं, मैं सिर्फ अपने भाई के कातिलों के बारे में जानने आया हूं, क्योंकि मुझे बस अपने भाई को इंसाफ दिलाना है। विशाल रुद्र प्रताप सिंह के जज्बात को समझ जाता है और वो सीधे रुद्र प्रताप सिंह को अपने साथ होटल राजमहल के एक कॉरिडोर से सीधे लेकर बढ़ने लगता है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद ही रुद्र प्रताप सिंह को होटल के एक हिस्से में वही कटे हुए हाथ का हड्डियों का ढांचा मिल जाता है। उस हड्डी के टुकड़े को देखकर रुद्र प्रताप सिंह पहले चौंक जाते हैं और उनकी आंखें आंसुओं में हल्की हल्की भीगने लगती हैं। विशाल रुद्र प्रताप सिंह की तरफ देखकर कहता है, सर, इस हाथ का डीएनए टेस्ट करवाइए। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, यह हाथ आपके भाई का है। दिव्या भी विशाल का साथ देकर हामी भरती है। जी सर, विशाल बिल्कुल सही कह रहा है। विशाल और दिव्या को शुक्रिया कहकर रुद्र प्रताप सिंह एक विश्वास के साथ आखिर में उस हड्डी के टुकड़े को लेकर वापस उसका डीएनए टेस्ट कराने के लिए चले जाते हैं। वहीं रुद्र प्रताप सिंह के जाने के बाद विशाल और दिव्या आपस में बात करते हैं। विशाल दिव्या से कहता है, मैं चाहता तो आज ही रुद्र प्रताप जी को उनके भाई के साथ क्या हुआ था वो सब कुछ दिखा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं चाहता हूं वे अगली दफा खुद आए और मुझसे कहे कि मैं जानना चाहता हूं कि मेरे भाई का कातिल कौन है। फिर मैं उन्हें सारी की सारी सच्चाई बता दूंगा और फिर उनके भाई की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। दिव्या विशाल की बातों पर सहमति जताते हुए कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो विशाल। उस हाथ के हिस्से के मिलने के बावजूद भी रुद्र प्रताप सिंह जी खुद को संभाल नहीं पा रहे। वो खुद को दिलासा दे रहे होंगे कि ये हाथ उनके भाई का ना हो, लेकिन जब उन्हें डीएनए टेस्ट के बाद मालूम चलेगा कि ये हाथ उनके भाई का ही है, तो वो सामने से आकर अपने भाई के कातिलों को जरूर सजा दिलवाएंगे और तब जाकर वाकई में आदित्य सिंह की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और वहीं 2 दिन बाद डीएनए टेस्ट मैच कर जाता है। तब रुद्र प्रताप को यकीन आ जाता है कि विशाल और दिव्या सही कह रहे थे और उसी होटल राजमहल में उनके भाई आदित्य सिंह की मौत हुई थी। और कुछ इस तरह से वे 2 दिन बाद अपने साथ अपनी पुरानी पुलिस की पूरी टीम लेकर होटल राजमहल में रात 11 बजे के बाद पहुंच जाते हैं। क्या होगा कहानी में आगे? क्या आदित्य सिंह की आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी और किस तरह से रुद्र प्रताप सिंह अपने भाई की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे?